अस्सलाम वालेकुम। कैफ 8 ऑडिट एंड एश्योरेंस, आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 5 है। चैप्टर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। होपफुली अभी तक आप लोगों ने पुराने लेक्चर्स भी सुन लिए होंगे और जो बुक है आई कैप की वो भी आप लोगों ने ले ली होगी। आई कैप की बुक आप लोगों ने लेनी है और कोई किसी बुक की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो प्रैक्टिस जो करनी होगी वो मैं आप लोगों के साथ जैसे जैसे आपका चैप्टर एंड हुआ करेगा इंशाल्लाह वो मैं शेयर कर दिया करूँगा। ठीक है, तो कंप्लीट स्टडी मटेरियल होगा, किसी और चीज़ की आपको नीड नहीं है। बस आप लोगों ने वीकली जो है वो टेस्ट दिया करने हैं। टेस्ट भी आप लोगों के नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, वो आप लोगों ने डे डिसाइड कर लिया हुआ है क्योंकि डिफरेंट जगहों पे और भी आप लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें आपने एक डिसाइड कर लिया। आई बिलीव सैटरडे मंडे का आई गेस आप लोगों ने रखा है अपना डे तो ऑडिट के लिए, तो उसको हम देख लेंगे। बाकी तब तक मज़ीद भी कुछ हुआ इसके अंदर तो हम वो क्लैरिफाई करके चीज़ें तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक से आपके टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, ये चैप्टर 1 जो है बहुत ही बेसिक चैप्टर है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसलिए काइंडली इसके लेक्चर्स भी सुने। जो भी क्वेश्चन आता है माइंड के अंदर, इवन कोई छोटा सा भी आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन है तो आपने साथ साथ क्लियर कर लेना है। ठीक है जी। अच्छा, कल हमने एश्योरेंस के बारे में थोड़ा पढ़ा। एश्योरेंस का मतलब कॉन्फिडेंस है जी कि जो शेयर होल्डर्स वगैरह हैं उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया होता है, वो ये चाहते हैं कि जी हमारी कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है, जो पैसा है, क्या ऑडिटर्स डायरेक्टर साहिबान या मैनेजमेंट उसको सही तरह यूटिलाइज़ कर भी रही है कि नहीं। हमें इसके ऊपर एश्योरेंस दी जाए कि क्या ये जो प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं, जो बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स लायबिलिटीज़ एक्विटीज़ दिखा रहे हैं, क्या ये ठीक हैं या नहीं ठीक, ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। इसके लिए एक ऑडिटर साहब आए जी, वो हमें एश्योरेंस इसके ऊपर दे दें। अब एश्योरेंस होती है दो तरह की, एक होती है आपकी रीजनेबल एश्योरेंस और एक होती है लिमिटेड एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस से मुराद क्या है कि भाई हम एब्सोल्यूट तो नहीं कह सकते, 100% गारंटी तो नहीं दे सकते कि सब कुछ ओके है, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस हम देते हैं कि हमने चीज़ें देखी हैं और इसके मुताबिक हमारा ये ओपिनियन है। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। लिमिटेड एश्योरेंस क्या होती है कि भाई हमने चीज़ें ही थोड़ी सी देखी हैं और हमारे मुताबिक हमें तो कुछ पूरा नज़र नहीं आया, हो सकता है आपको नज़र आ जाए। तो रीजनेबल एश्योरेंस की एक एग्जांपल है ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, जो भी एक्सटर्नल ऑडिट होते हैं, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रीजनेबल एश्योरेंस। जबकि जो लिमिटेड एश्योरेंस है उसकी एग्जांपल है रिव्यू। जो रिव्यू होता है वो छोटे लेवल पे, मजीद लिमिटेड लेवल पे होता है। ठीक है जी, ये हमने कल कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं। देन अब आ जाए जी एश्योरेंस इंगेजमेंट के एलिमेंट्स क्या होते हैं। ये भी बेसिकली तो लास्ट जो लेक्चर है उसी के साथ ही रिलेट कर रही है चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है एश्योरेंस इंगेजमेंट के हवाले से कि एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस इंगेजमेंट। इंगेजमेंट के बारे में हमने कल पढ़ लिया कि भाई इंगेजमेंट मंगनी वाली इंगेजमेंट कोई नहीं है। इसका मतलब सिंपल क्या है कि आपने जो है किसी के साथ कोई प्रोजेक्ट असाइन हो गया आपको, आप उसके साथ इंगेज हो गए क्लाइंट के साथ, उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इंगेजमेंट का वर्ड आता है। ठीक है जी। तो भाई इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं वो क्या है, सबसे पहला है कि 3 पार्टी रिलेशनशिप, 3 पार्टीज होंगी। ये कल हमने डिटेल में वैसे पढ़ लिया है। हमने वो कहा कि एक शेयर होल्डर्स हैं, मैनेजर्स हैं, फिर एक अकाउंटेंट है, शेयर होल्डर्स हैं, फिर मैनेजर्स हैं या मैनेजमेंट है और फिर ऑडिटर है। ठीक है, 3 लोग डिफरेंट तरह के। हमने बेसिकली ये जो कंडीशन है सारी की सारी कल पढ़ी हैं, बस इसको आज हम इनको जो वर्ड्स हैं या जो टेक्निकल जार्गन्स है वो आज यूज़ कर रहे हैं। 3 पार्टीज़ होनी चाहिए। 3 पार्टी से क्या मुराद है भाई, कौन कौन सी किस किस तरह की आपकी पार्टीज़ होनी चाहिए। इसमें आपका एक तो आ जाएगा जी प्रैक्टिशनर का हमें पता लग गया है कौन है, जिस बंदे ने एश्योरेंस प्रोवाइड करनी है। मतलब है कि रीजनेबल एश्योरेंस के केस में प्रैक्टिशनर को ऑडिटर कह दिया जाता है, अदरवाइज को प्रैक्टिशनर ही बोला जाता है, या लिमिटेड एश्योरेंस में इसको रिव्यूअर भी बोला जा सकता है। तो प्रैक्टिशनर आपका, अगर रीजनेबल एश्योरेंस की बात की जाए तो ऑडिटर की बात हो रही है। ठीक है। देन आपका क्या है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी। रिस्पॉन्सिबल पार्टी से मुराद क्या है, जिसने वो सब्जेक्ट मैटर, वो इन्फॉर्मेशन बनाई है जिसके ऊपर एश्योरेंस देनी है। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अगर ऑडिट करना है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसने बनाई है, मैनेजमेंट ने बनाई है, भाई वो रिस्पॉन्सिबल पार्टी है। और इंटेंडेड यूज़र से मुराद क्या है, ये वो पार्टी है जो एश्योरेंस लेना चाह रही है। ठीक है, कल की जो हमारी एग्जांपल थी उसको आप माइंड में लेकर आएँ तो अकाउंटेंट्स जो हैं या मैनेजमेंट है उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल पार्टी। ऑडिटर ने उसका ऑडिट करना है, ऑडिटर प्रैक्टिशनर है। और करवाना कौन चाह रहा है, हायर कौन कर रहा है ऑडिटर को, इंटेंडेड यूज़र कर रहा है। इसका मतलब है कि भाई एश्योरेंस इंगेजमेंट आप सिर्फ उस चीज़ को कह सकते हैं जिसके अंदर पहले वाली चीज़ तो आ गई है ना, अभी और भी क्राइटेरिया इसके कितने हैं, 5 आपके एलिमेंट्स हैं। अभी पहले वाला एलिमेंट हम पढ़ रहे हैं।
थ्री पार्टी रिलेशनशिप लाजमी है, लाजमी है, लाजमी है, ठीक है। ये पेपर में क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि ये इंश्योरेंस एंगेजमेंट है भी या नहीं है, उसमें अक्सर दो पार्टीज वो डाल देता है, तीसरी नहीं होती। तो आप लोग उसको इंश्योरेंस एंगेजमेंट लिख के आ रहे हो, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तीन पार्टियों का होना लाजमी है। अगर आप ये कहें कि जी बनाने वाला भी वही है, ठीक है, इंटेंडेड यूज़र भी वही है, तो इंश्योरेंस किस चीज़ की है भाई? फिर वो इंश्योरेंस तो नहीं है ना। मतलब मैंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है और मैं ही आपको कह रहा हूँ कि यार ज़रा देख दें इसको कि क्या है, ठीक बनाई है। ये इंश्योरेंस एंगेजमेंट कोई नहीं है, ठीक है। तीन पार्टीज़ होनी इसमें लाजमी है अगर इसको इंश्योरेंस करना है तो। हाँ, अगर मतलब मैंने खुद बनाई है और मैं खुद ही इसका ऑडिट भी करवाना चाह रहा हूँ तो ये एश्योरेंस तो नहीं है, मतलब ऑडिट भी नहीं है ये। हाँ, इसको हम कुछ और कह सकते हैं, वो आप जो मर्जी अपने ज़ुबान में इसको कह दें, लेकिन एश्योरेंस इंगेजमेंट नहीं है। एश्योरेंस इंगेजमेंट के लिए थ्री पार्टी रिलेशनशिप इज़ अ मस्ट, इसेंशियल है उसका, ठीक है। दूसरे नंबर पर अगर हम आ जाएँ तो दूसरा हमारा क्या है जी? सब्जेक्ट मैटर। क्या है भाई? सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर से मुराद वो चीज़, वो इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर आपने एश्योरेंस देनी है। मतलब ऑडिट के केस में सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही दिखाया जा रहा है ना ऑडिटर को, ठीक है। प्रैक्टिशनर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख रहा होता है कि भाई इसको मैं चेक करके बताऊं कि क्या ये ठीक है या नहीं है। चेक किसके अगेंस्ट करना है? उसको क्या कहा जाता है? सूटेबल क्राइटेरिया। क्या कहा जाता है? सूटेबल क्राइटेरिया। देखें, कोई भी आपने चीज़ का ऑडिट करना है, किसी भी चीज़ को आपने देखना है तो किसी चीज़ के अगेंस्ट ही देखेंगे ना। मिसाल के तौर पे आप लोगों के पेपर होते हैं आई कैप में, आप एग्जाम्स देकर आते हो, जो आपके जवाब चेक किए जाएंगे वो किसी ना किसी सजेस्टेड सोल्यूशन के तहत ही चेक किए जाते हैं। कोई मार्किंग की होती है ना कि यार ये जवाब है इनके, इसके मुताबिक दे। अब वो जो मार्किंग की है दैट इज सूटेबल क्राइटेरिया। बात आ रही है आपको समझ? इस तरह ऑडिट के अंदर अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना है तो भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का सूटेबल क्राइटेरिया क्या होगा? AFRF, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जिसके ऊपर हमने बहुत डिटेल में बात कर ली हुई है, ठीक है। अगर अभी भी उसमें कन्फ्यूजन है तो काइंडली दोबारा जाके लेक्चर सुने, आपको वो क्लियर हो जाएगी। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हमें बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरह बननी है, ठीक है। तो भाई वो ही सूटेबल क्राइटेरिया। ऑडिटर ने जाके यही देखना है कि क्या ये जो सब्जेक्ट मैटर है ये अपने सूटेबल क्राइटेरिया के मुताबिक बना है या नहीं बना, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हम ऑडिट की बात कर रहे हैं, और भी चीज़ें हो सकती हैं। मतलब है कि फॉर एग्जांपल किसी ने कहा कि यार एक ये रिपोर्ट बनी है, ऑडिट वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं है, कुछ और है, ठीक है। कोई भी रिपोर्ट बनी है, वैल्यूएशन की रिपोर्ट है, कोई फेयर वैल्यू करवाई है, कोई नेटवर्थ किसी ने बनाई है कि मेरे पास इतनी इतनी दौलत है, इतनी इनकम है, उसको देखना। अब बेसिकली बात यह है कि वो इनकम कहीं से तो लेकर लिखी है ना आपने, वो सूटेबल क्राइटेरिया। कहाँ से लेकर लिखी? एसेट की वैल्यू कहीं से तो उठाई है ना, वो जगह क्या है? सूटेबल क्राइटेरिया। बात आ गई है समझ? क्योंकि एश्योरेंस के अंदर सिर्फ ऑडिट नहीं है, ये हमें पता लग गया है। एश्योरेंस के अंदर ऑडिट के अलावा भी चीज़ें हैं, लिमिटेड एश्योरेंस भी होती है, ठीक है, जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख रहे होते, हम रिव्यू वगैरह दूसरी चीज़ों का और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन या नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का भी करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे सामने पार्टी लेके आ सकती है, अगर फलां बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, ठीक है, मैं इसका इंटेंडेड यूज़र हूँ, आप ज़रा देख दें क्या ये कॉन्ट्रैक्ट सही है कानून के मुताबिक, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के मुताबिक। अब वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सूटेबल क्राइटेरिया हो गया, उसके मुताबिक हमने कॉन्ट्रैक्ट को देखना है। वो सब्जेक्ट मैटर है, देखने वाला कौन है? प्रैक्टिशनर है, सही है। जिसने बनाया हुआ है वो कोई और बंदा है, जिसने बनाया है इंटेंडेड यूज़र कोई और है। बात आ गई है समझ? ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या आ गया जी आपका? एविडेंस। देखें, हमने जो भी ओपिनियन फॉर्म करना है, जो भी हमने अपना कंक्लूजन देना है, हमने कल ये बात की थी कि ओपिनियन वर्ड यूज़ किया जाता है अगर रीजनेबल एश्योरेंस हो, मतलब ऑडिट हो तो ओपिनियन वर्ड यूज़ किया जाता है। अदरवाइज एज जनरल हम कंक्लूजन वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि लिमिटेड एश्योरेंस के अंदर हम ओपिनियन का वर्ड नहीं डालते, वहाँ पर हम कंक्लूजन का वर्ड डालते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब वो ओपिनियन किसी ना किसी बुनियाद पे देना है ना, ऐसे तो नहीं कह रहे हैं हाँ जी सब कुछ ठीक है। वैसे आपको पता है कि अनफॉर्चुनेटली ठप्पा माफिया भी है पाकिस्तान में भी, दुनिया में भी होता ही है कि बस बगैर देखे कुछ नहीं पता रिपोर्ट दे दी साइन स्टैम्प करके। ऑब्वियसली दैट्स नॉट ओनली इलीगल बट अनएथिकल एज वेल, ठीक है। लेकिन हम लोगों के लिए बस वो पैसा पीर बन गया है ना, कि पैसा कमाना जिस तरह मर्जी है। तो
अब देखें भाई, आपने एविडेंस पहले लेना है, एविडेंस के ऊपर ही है आपका पूरे के पूरे स्टैंडर्ड्स, जितने भी आप इसमें पढ़ेंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, आपके आइजाज जो हैं, आईएसए हैं, सारे के सारे ही एविडेंस के ऊपर हैं। बल्कि अभी हम जो आगे जाके फर्स्ट स्टैंडर्ड पढ़ेंगे आइजा 200, वो आपको पहले ऑब्जेक्ट का बताता है कि भाई ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उस ऑडिट का। उसके अंदर भी यही बात होती है कि हमने ओपिनियन देना है लेकिन बेस्ड ऑन सफिशेंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। क्या बोलते हैं जिसको? सफिशेंट। ये आप लोगों ने ना याद रखना है कि जब भी ऑडिट के अंदर हम एविडेंस वर्ड यूज करेंगे ना, तो ये या तो आप बोलना स्टार्ट कर दें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, वैसे भी बोला करें, ठीक है। एक टाइम आएगा कि आपके माइंड में बैठ जाएगा कि यार एविडेंस का मतलब होता ही ये है सिर्फ, ठीक है, इसके अलावा कोई मतलब नहीं है ऑडिट के अंदर। सफिशिएंट अप्रोप्रिएट, सफिशिएंट भी है, अप्रोप्रिएट भी है। आगे डिटेल में जब एविडेंस वाला स्टैंडर्ड हम पढ़ेंगे, वहाँ पे डिटेल में हम पढ़ेंगे कि जी एविडेंस होता क्या है, ठीक है। सफिशिएंट अप्रोप्रिएट से क्या हो रहा है, यहाँ पे वैसे मैं आपको बताता हूँ। सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, इसके साथ लिख लें। क्या लिखना है भाई? ये वैसे इन्होंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे एविडेंस, हमने पहले सबूत लेने हैं, सबूत लेकर बात करनी है, बगैर सबूतों की कोई बात नहीं करनी, ठीक है। और वो सबूत क्या होना चाहिए? वो सफिशिएंट भी होना चाहिए। सफिशिएंट आपको पता है क्वांटिटी के हवाले से बात होती है कि उसकी क्वांटिटी, अब क्वांटिटी किससे मुराद ये नहीं कि एक होना चाहिए, 2, 5, 10, भाई ये हर ऑडिटर की अपनी जजमेंट है। हो सकता है कि मैं 10 करोड़ की चीज़ एक पर्ची की बेस पर मैं सारा के सारा एविडेंस ले लूँ, यार ये काफ़ी है। हो सकता है कि मैं कोई 100 एविडेंस भी ले लूँ फिर भी वो काफ़ी ना हो, ठीक है। तो ये जजमेंटल चीज़ होती है। ये जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, इंशाल्लाह आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर हो जाएगी इस मामले में। अभी ऑब्वियसली कुछ चीज़ें कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही होंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें रिजॉल्व होती हैं, ठीक है। क्योंकि एक तो वही बात है कि पहली बार ऑडिट पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, पहले कभी नहीं पढ़ा हुआ। और सेकंड ये है कि हमने क्योंकि आगे बढ़ना है इस चीज़ में, अभी वो स्टार्ट में ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ कर देता है कि अगर उसके ऊपर पूरी पूरी बात करने लग जाएं तो वो आगे जाके पढ़ने को फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो पहले भाई स्टेप वाइज चलेंगे, ठीक है। अभी जहाँ पर जितनी की बात हो रही है आपने उतनी ही उसको इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है। आगे जाके इंशाल्लाह हर चीज़ डिटेल में खुल के होनी है आपके साथ, ठीक है। तो भाई सफिशिएंट का मुराद क्या है? क्वांटिटी ऑफ एविडेंस, ठीक है। और अप्रोप्रिएट से मुराद दो चीज़ें होती हैं, ये लिख लें अभी फ़िलहाल, ठीक है। अप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है? अप्रोप्रिएट सूटेबल को कहते हैं ना, मतलब कि गिवन सिचुएशन के मुताबिक होना चीज़ का, इसको अप्रोप्रिएट कहते हैं, ठीक है। मुनासिब होना, मौजू होना। अप्रोप्रिएट के अंदर आती हैं दो चीज़ें जो आपको स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। एक चीज़ है जी उसकी रिलायबिलिटी, रिलायबल होना चीज़ का, पता है ना रिलायबल क्या होता है? जिसके ऊपर यकीन किया जा सके, मतलब है कि पता लगे क्लाइंट को कहा बैंक स्टेटमेंट दो, उसमें बैंक स्टेटमेंट अपने पास एक्सेल में बनाई हुई हैं, ठीक है, उसका प्रिंट दिया, स्टैंप पे भी खुद ही लगा के लेकर आ गया, तो इसकी क्या करनी है रिलायबिलिटी? आपने कहा यार एक कन्फर्मेशन भेजनी है। कन्फर्मेशन जब भी मैं वर्ड यूज़ करूँ इसका मतलब होता है किसी बाहर वाले बंदे से कोई बात कन्फर्म करवानी है क्लाइंट की, ठीक है। अच्छा, अब हम क्लाइंट ने लिखा हुआ था कि हमने ABC कंपनी से 10 लाख रुपया लेना है। हमने क्लाइंट को कहा कि भाई उनसे लिखवा के ला देंगे कि क्या वाकई आपने 10 लाख रुपए देना। वैसे हम पढ़ेंगे आइजा 505 एक्सटर्नल कन्फर्मेशन का, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है। अच्छा, अब वो गया दूसरे ही जगह से, दूसरे कमरे से लेकर आया, गर्मा गर्म प्रिंट निकला हुआ है, ठीक है, और उसने आके दे दिया कि भाई ये हमारी एक्सटर्नल कन्फर्मेशन आ गई। तो इसकी क्या रिलायबिलिटी है? बेशक वो सफिशेंट तो है कि हमें एक कंफर्मेशन चाहिए तो मिल गई है, वैलिड है, लेकिन भाई ये रिलायबल ही नहीं है। तो सफिशेंट भी होना चाहिए, अप्रोप्रिएट भी होना चाहिए। आपको मैं इसका प्रैक्टिकल बताता हूँ कि इवन जब मैं QCR डिपार्टमेंट में था तो वहाँ पर हम बड़ी बड़ी फर्म्स की ऑडिट करते थे। तो बस एक दो जगह पे इस तरह हुआ कि जी हमने कहा यार ये डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा। वो कहते सर वो ना कहीं खो गया है, वो गुम गया है, तो मैं लेके ढूंढ के आता हूँ। ढूंढ के आया रही वो बंदा, गरम गरम पेज फुल, मतलब प्रिंटर से जब पेज निकलता आपको पता है थोड़ा सा वो हीट से होता है ना, तो वो गर्म होता है। अच्छा, अब वो पेज उसने लेकर आया, कहता सर ये ना वो दूसरी फाइल में लगा, और मैं कह रहा हूँ ठंडा तो कर लेना, अल्लाह रे बंदे तो गरम गरम चुक के ले आए हैं, ठीक है। अच्छा, अब कई लोग क्या होते हैं इस तरह के, एक और एक्सपीरियंस हुआ। अब वो भाई भी ज़ाहिर है डॉक्यूमेंट नहीं था अवेलेबल, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग आइजा 230 पढ़ेंगे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का। ऑडिट के अंदर एक बार आप लोग लिख लें यहाँ पे कहीं, अभी लिख लें, समथिंग अनडॉक्यूमेंटेड इज समथिंग अनडन। क्या है जी?
समथिंग ये बात बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, समथिंग अनडॉक्यूमेंटेड, कोई भी चीज़ जिसको आपने डॉक्यूमेंट नहीं किया, इज समथिंग अनडन, वो भाई आपने की ही नहीं है। आप जितना मर्जी कह लें कि जी मैंने तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन देखी है, मैंने तो बैंक स्टेटमेंट का रिव्यू किया है, मैंने तो रेशो एनालिसिस किए थे, मैंने तो रिस्क असेसमेंट की थी, मैंने मटीरियलिटी कैलकुलेट की है, भाई अगर वो लिखा नहीं ना हुआ आपके फाइनेंशियल आपकी ऑडिट फाइल है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर वो चीज़ मौजूद नहीं है, तो आपने नहीं की। जितना मर्जी आप कही जाए मैंने की है, जो बंदा QCR करने आएगा, वो जो आपका ऑडिट चेक करने आएगा, वो मानेगा ही नहीं इस बार, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आपने एक एफर्ट किया तो भाई लिखो उसको, कहीं ना कहीं तो लिखो। इवन अगर आपकी ओरल डिस्कशन भी हुई है मैनेजमेंट के साथ, मैनेजमेंट की इंक्वायरी की है, लीगल एडवाइजर से मिले हैं, CFO से मिले हैं, कोई मीटिंग हुई है एंगेजमेंट टीम की, एंगेजमेंट टीम से मुराद क्या, ऑडिट टीम, क्योंकि हम इंगेजमेंट से मुराद असाइनमेंट को ले रहे होते हैं, तो असाइनमेंट के ऊपर जो लोग होंगे उनको टीम बोला जाता है, इंगेजमेंट टीम, ऑडिट टीम, ठीक है। ऑडिट टीम की आपस में अगर कोई डिस्कशन हुई, आप सारा कुछ कही जा रही हवा में हुई थी, ज़ुबानी कलामी, ऑडिटिंग जो स्टैंडर्ड्स हैं आइजा 230 कहता है कि भाईजान समथिंग अनडॉक्यूमेंटेड इज समथिंग अनडन। अगर आपने कुछ चीज़ डॉक्यूमेंट नहीं ना की, बना के लिखी नहीं है ना, तो इसका मतलब वो हुई ही नहीं है, तो ये भूल जाएं, ठीक है। अच्छा, इसलिए ना अब बात ये थी कि डॉक्यूमेंटेशन बड़ी ज़रूरी है। अब एक जगह पे गए हैं भाई, तो उन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा था, हमने कहा यार ये तो बड़ा मसला हो गया, आप लोगों ने रिस्क असेसमेंट ही नहीं की हुई क्लाइंट की, आपने किस बेस पे क्लाइंट पकड़ लिया, इसके अंदर तो रिस्क ही बड़ा है। आप वो कहता नहीं सर कोई रिस्क नहीं था, हमने देखा था। हमने कहा भाई किधर देखा है, हम चलो हम भी तो पढ़े ना, आपने कौन कौन सी चीज़ों को, पैरामीटर्स को डिस्कस किया वहाँ पे। अब वो कहता नहीं वो डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा हमें। अच्छा, वो बंदा थोड़ी देर बाद आया, प्रिंट गर्म ही था लेकिन वो थोड़ा तेज़ था, उसने उसको ना थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर दिया कि पता लगे पेज खराब है, और उसके ऊपर पाँव शाँव मार के गंदा सा करके पेज ले आया। अब वो बंदा थोड़ा तेज़ था, वो मतलब उसको पता था कि यार ये भी अगर नया नया पेज लेकर जाऊँगा इन्हें पता चल जाएगा। खैर पता रहा मैं फिर भी चल गया, वो पता चल गया था ना, न्यू पेज होता है उसका एक और चीज़ होती है, बाकी पेजेस का कलर ही डिफरेंट है बिल्कुल, वो क्योंकि कोई 8-9 महीने पहले के बनी हुई है पूरी फाइल, इसका बिल्कुल अलग है। तो खैर रिलायबिलिटी भाई बड़ी मैटर करती है। दूसरी बात क्या है, रेलेवेंस, रेलेवेंट होना चाहिए, ठीक है। रेलेवेंट से मुराद क्या है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि जी मुझे बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, बैंक स्टेटमेंट के अलावा सब कुछ दिखाने को तैयार है, बैंक स्टेटमेंट नहीं दिखा रहे, भाई मैं क्या करूँ बाकी चीज़ों का, मुझे तो बैंक स्टेटमेंट चाहिए। मैंने आपको कहा है कि मैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजना चाह रहा हूँ आइजा 505 के तहत, ठीक है। आप कहते हैं नहीं सर कुछ और कर लें, वो नहीं हम भेज सकते, भाई रेलेवेंट ही वो है मेरे लिए। बात आ रही समझ। मैंने आपको कहा कि मैंने आपका स्टॉक फिजिकली जाके देखना है, पड़ा भी हुआ है नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो आपने लिख दिया कि 12 करोड़ रुपए का स्टॉक है, भाई पड़ा एक्चुअली एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता, आप मुझे दिखा नहीं रहे, वहाँ पे मुझे लेकर नहीं जा रहे, स्टॉक टैग नहीं करने दे रहे, बाकी जो मर्जी करवा लें, जब तक मैं वो देख के वेरीफाई नहीं करूँगा मेरे लिए रेलेवेंट ही सिर्फ वो बात है। बात आ रही समझ। बाकी इसमें इंशाल्लाह डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो भाई एविडेंस लेना बड़ा ज़रूरी है, एलिमेंट है, इसेंशियल है इंश्योरेंस इंगेजमेंट का। लास्ट पे आपकी क्या बात आ गई जी, लास्ट पे आपकी आ गई है एश्योरेंस रिपोर्ट, ठीक है, कि आपने अपना जो ओपिनियन देना है या अपना कंक्लूजन देना है वो एक रिपोर्ट फॉर्म में हो, मतलब ज़ुबानी नहीं बता देना जी ये है थोड़ा सब कुछ सही है, रिपोर्ट फॉर्म में हो, और इस रिपोर्ट का फॉर्मेट भी स्टैंडर्ड है, ठीक है, कि आप वो आपको बताया गया हुआ है कि भाई ये वाले पैराग्राफ्स आपने यूज़ करने, ये सारा कुछ करना है, ये स्टैंडर्ड ने बताया हुआ है। एक तो ये रिपोर्ट का जो फॉर्म, अगर ऑडिट की बात की जाए मतलब रीजनेबल एश्योरेंस की, तो यहाँ पर जो आपकी 700 सीरीज़ है, 7 सीरीज़ से मुराद है आइजा 700 पढ़ेंगे, 701 पढ़ेंगे, 705 है, 710 है, 706 है, 720 है, 20 वैसे और 10 आपके सिलेबस में नहीं है, ये ऊपर जाके आप पढ़ेंगे CFAP 6 में, लेकिन मतलब ये सारा कुछ उसमें आता है। उसके अंदर सारा बताया हुआ है रिपोर्ट कैसे बनेगी, किस तरह बनेगी, क्या क्या चीज़ें ऐड होनी है, ठीक है। लेकिन वही बात है कि अब ये है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट। इंटरनेशनल से मुराद क्या, पूरी दुनिया में, लेकिन पूरी दुनिया में एक जैसी सिचुएशन थोड़ी है, ठीक है। मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ और लॉज भी हैं, कंपनीज एक्ट भी आया जाता है, कंपनीज एक्ट की कुछ अपनी भी रिक्वायरमेंट है, इंडिया में अपने लॉज हैं, यूके में अपने लॉज हैं, तो हर मुल्क के जो लोकल लॉज होते हैं ना वो अपने मुताबिक भी कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स करवाते रहते हैं उसके अंदर, ठीक है। इसलिए हमने जो स्टैंडर्ड्स की रिपोर्ट है वो मिनो एज इट इज़ उसको नहीं हमने अडॉप्ट किया हुआ, हमने किया है लेकिन विद सम चेंजेस। अब वो चेंजेस मैं करने का मजाज नहीं हूँ कि मैं कहूँ शहबाज नानक को की रिपोर्ट किसी और तरह बनेगी,
कोई और फलां फॉर्म है उस XYZ एंड को, उसने करी मेरी रिपोर्ट इस तरह नहीं है। किसी ने तो एक स्टैंडर्ड बताना था, वो स्टैंडर्ड कौन बताता है यहाँ पर लिख लें। ऑडिट रिपोर्ट के साथ आप लोग एश्योरेंस रिपोर्ट को आप 2 हिस्सों में बना लें, क्योंकि एश्योरेंस में आपकी ऑडिट रिपोर्ट भी आ जाएगी, ठीक है। और हमने कहा हुआ है कि ऑडिट जब आपने करना है तो ऑडिटर बोल देना, इसके अलावा आपने क्या बोलना, प्रैक्टिशनर बोलना है। इसका मतलब है कि जो लिमिटेड एश्योरेंस वाली होगी उसमें क्या होगी, प्रैक्टिशनर्स रिपोर्ट होगी। अब ऑडिट तो एक ही होता है ना, स्टैट्यूटरी ऑडिट है वो तो सीधी सी, इसकी तो रिपोर्ट है। ये जो होती है ना डिफरेंट तरह की असाइनमेंट्स हो सकती हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी, इसलिए इसकी कोई मतलब आप कहें कोई डिफाइंड नहीं है रिपोर्ट का फॉर्मेट, इसका डिफाइंड है। अब इसका फॉर्मेट कहाँ पर डिफाइंड है ये आप लोग लिख लें। आगे मैं आप लोगों के साथ वैसे फॉर्मेट इसका शेयर भी करूँगा, आपकी बुक में भी है, मैं भी आपके साथ शेयर कर दूंगा कि क्या हम आइज़ा 700 वाली या जो 700 सीरीज़ वाली ऑडिट रिपोर्ट को ही फॉलो करते हैं या उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट भी हैं। तो भाई हम फॉलो करते हैं, यहाँ पे आप लिख लें, उसका नाम है ऑडिटर्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस रेगुलेशंस 2018। क्या नाम है भाई, ऑडिटर्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन 2018, ऑडिटर्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस रेगुलेशंस 2018। रेगुलेशन का मतलब कोई रूल है, कोई लॉ है, ठीक है। तो ये हमें ये वाला लॉ बेसिकली बताता है कि आपने रिपोर्ट का फॉर्मेट किस तरह का रखना है। जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि उसके अंदर ज़कात की बात भी होगी कि कंपनी ने ज़कात काटी है कि नहीं काटी। उसमें ये भी बात हो रही होगी कि क्या कंपनी ने कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक अपनी बुक्स को मेंटेन किया है कि नहीं किया। अब ये देखें ना, दुनिया यूके वाला बंदा तो नहीं लिखेगा कंपनीज एक्ट के मुताबिक किया है कि नहीं, वो तो नहीं लिखेगा ज़कात काटी है कि नहीं, उधर कुछ अपने मुताबिक चीज़ें होगी, ठीक है। तो इधर हमने अपने मुताबिक अमेंडमेंट्स की हुई हैं, ठीक है। लेकिन हर बंदा नहीं कर सकता, कानून ने जो बताया हुआ है वही वाली आप देखेंगे ना इंशाल्लाह। जब हम ऐसा ऐसा आगे बढ़ेंगे मैं आप लोगों से लिस्टेड कंपनीज की ऑडिट रिपोर्ट भी शेयर करूंगा, ठीक है। और आपको खुद भी कहूँगा कि देखें, अभी भी वैसे देख सकते हैं लेकिन अभी घबरा ना जाएं क्योंकि ये क्या है, तो फिर वो उसमें क्वेश्चंस आप पूछेंगे जो कि अभी फ़िलहाल शायद वो रिक्वायर्ड नहीं है। जब आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे आपके सारी की सारी क्यूरीज इंशाल्लाह खुल जाएंगी, उसमें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इंशाल्लाह जब हम तकरीबन मिड तक ही पहुंच जाएंगे ना अपने सिलेबस के, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, रिजॉल्व हो जाएंगे, जो इवन फाइनल लेवल के स्टूडेंट्स को भी जिनमें कन्फ्यूजन है। क्योंकि मेरी यहाँ पे कोशिश है कि आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड के साथ साथ लेकर चलें। तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में तो कैफ का ऑडिट नहीं ना चल रहा, उधर तो पूरे का पूरे चल रहा है। तो इंशाल्लाह हम इसी तरह पढ़ेंगे कि आपको मसला नहीं होगा। तो भाई आप लिस्टेड कंपनीज की भी देखेंगे ना, सब का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है एक जैसा होगा। चेंजेस जहाँ पे आनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा चेंजेस कहाँ पे होते हैं। चेंजेस वहाँ पे होते हैं जहाँ वहाँ पे कुछ नेगेटिविटीज़ हों। फॉर एग्जांपल एक जगह पे स्टॉक वेरीफाई नहीं हो सका, एक जगह पे एसेट वेरीफाई नहीं हो सका, किसी जगह पर रिसीवेबल का नहीं पता चल रहा, किसी जगह पे पेबल्स का पता नहीं चल रहा। अब देखें ये मसाइल तो सबके डिफरेंट हैं, उन मसाइल को और मसाइल के पीछे जो रीज़न है वो भी सबकी डिफरेंट हो सकती है, उनको आपने अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो फॉर्मेट है बेसिक है वो आपने यही वाला फॉलो करना है। बात आ गई समझ। तो भाईजान कितने यानी 5 एलिमेंट्स हैं इंश्योरेंस एंगेजमेंट के। ये पेपर में आया था, सस्ता तरीन सवाल है, ठीक है। वो क्या है जी, आपके 3 पार्टी रिलेशनशिप, 3 पार्टीज़ का होना मस्ट है, लाजमी है, वरना इंश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है। कुछ और कह लो, इंश्योरेंस एंगेजमेंट कोई नहीं है। सब्जेक्ट मैटर अगर है ही नहीं तो इंश्योरेंस एंगेजमेंट किस चीज़, मतलब किस चीज़ के ऊपर इंश्योरेंस देनी है। सूटेबल क्राइटेरिया से मुराद वो चीज़ जिसके मुताबिक सब्जेक्ट मैटर बनाया गया था, और जो प्रैक्टिशनर है उसी सूटेबल क्राइटेरिया के मुताबिक सब्जेक्ट मैटर को देख रहा होगा। एविडेंस से मुराद क्या है कि भाई आपने कोई ना कोई सबूत लेना है जिसकी बेस पर आपने अपना कंक्लूजन या ओपिनियन देना है, और दैट एविडेंस मस्ट बी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट और एविडेंस। सफिशिएंट से मुराद क्या है, क्वांटिटी उसकी उतनी हो जितनी आपको रिक्वायर्ड है एविडेंस की। अप्रोप्रिएट से मुराद क्या है कि वो रिलायबल भी हो और रेलेवेंट भी हो। लास्ट पे क्या है, एश्योरेंस रिपोर्ट। एश्योरेंस रिपोर्ट की सूरत में आपने अपना ओपिनियन देना है, ठीक है भाई। कोई क्वेश्चन है तो आपने पूछ लेना है लाजमी। जैसे ही क्वेश्चन हो फ़ौरन ही व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया करें। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको उसी वक्त ही मैं उसका रिप्लाई कर दूँ, ठीक है। तो हम इस तरह ना इसको मतलब कि लाइव क्लास, आप लाइव क्लास का मज़ा ले सकते हैं बगैर लाइव क्लास के। आप अपने टाइम के मुताबिक देखें जब भी लेक्चर देखना है, लेकिन आप क्वेश्चन इसी तरह ही पूछें मेरे से जैसे आप लाइव क्लास के अंदर पूछते हैं। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं मतलब अगर तो
ऑफिस टाइमिंग्स में आप देख लेंगे, ठीक है। तो मेरे लिए बेहतर ये होता है कि ज़ाहिर है मैं ऑफिस बैठा होता हूँ तो लैपटॉप ओपन होता है, उसके ऊपर व्हाट्सएप भी ओपन होती है क्लाइंट्स वगैरह के साथ डिस्कशन के लिए, तो आपका भी फ़ौरन ही वो नज़र आ जाता है सामने। इसके अलावा भी मोस्टली तो मैं कर ही देता हूँ फ़ौरन, ठीक है। तो भाई आपने इसका फ़ायदा उठाना है चीज़ का। बात आ गई समझ। चलें जी, अब आगे स्टैट्यूटरी ऑडिट, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटर से मुराद क्या होता है? सरकारी इदारा, कोई रेगुलेशंस जो आपसे ऑडिट करवाना चाह रही हैं, खुद नहीं करवाना चाह रहे, स्टैट्यूटरी ऑडिट है, कानूनी तौर पे ऑडिट करवाना चाह रहे हैं वो आपसे, ठीक है। तो उसकी बात होने लगी है। अब इसके अंदर कैफ 7 की बातें आएंगी, और कैफ 7 की बातें ये जो है ना आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 है, ठीक है, सिर्फ इसके अंदर है, इसके बाद कहीं पूरी बुक के अंदर नहीं है। तो कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर कैफ 7 रिवाइज़ कर लें पहले। भाई कोई ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह ये जितना है वो मैं आपको वैसे ही बता दूंगा, ठीक है। और आप लोगों ने वैसे भी कैफ 7 के अंदर ये सारी बातें नहीं पढ़ी हुई, ठीक है। आपको ऑब्वियसली जनरल मीटिंग्स वगैरह इसका तो आइडिया है, वो आपने उधर पढ़ी है, जो नहीं है वो मैं इधर भी बता दूंगा, ठीक है। अदरवाइज़ कैफ 7 पढ़ने की नीड एज सच कोई नहीं है। अच्छा, अब इसमें हमने सिंपल क्या पढ़ रहे होना है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के हवाले से, मतलब कंपनीज एक्ट के हवाले से क्या बातें आएंगी। सिर्फ यही बातें हैं। ऑडिटर को अपॉइंट कैसे किया जाता है, ऑडिटर को रिमूव कैसे किया जाता है, और ऑडिटर की रेम्यूनरेशन कहते हैं मुआवजे को, फ़ी को, मतलब थोड़ा फैंसी सा वर्ड डाल दिया ना, एक जो मतलब के लोअर मैनेजमेंट के या लोअर स्टाफ होता है उसके लिए सैलरी हम या वेजेस वर्ड बोल देते हैं, जो हायर लेवल का होता है स्टाफ या जो कंसल्टेंट्स होते हैं उनके लिए रेम्यूनरेशन का वर्ड आ जाता है। रेम्यूनरेशन की कौन सेट करता है? देन रेजोल्यूशन रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट और रिमूवल ऑफ ऑडिटर। रेजोल्यूशन का आपको पता होगा, जनरल रेजोल्यूशन होती है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जिसको कहते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन होती है 3/4 वाली, सही है, मेजोरिटी वाली। तो वो आपने मतलब किस तरह इनको अपॉइंट कैसे करना है, रिमूव कैसे करना है, कौन सी रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है। रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स के ऊपर आ गई। क्वालिफिकेशन है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स। अच्छा, यहाँ पे क्वालिफिकेशन मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना नहीं है, यहाँ पे ऑडिटर की बात की जा रही है कि कौन सा ऑडिटर किसी कंपनी का ऑडिटर लगने के लिए क्वालिफाइड है। किसी कंपनी का ऑडिट करना है तो कौन कौन से इंसान हैं जो क्वालिफाई करते हैं, जो एलिजिबल हैं ऑडिटर बनने के लिए, और कौन कौन से लोग हैं जो एलिजिबल नहीं हैं ऑडिटर बनने के लिए, उसकी बात है। देन राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर्स, भाई क्या राइट्स एंड ड्यूटीज़ है वो देख लेंगे। देन ऑडिट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स, कॉस्ट अकाउंट्स की भी एंड पे बात छोटी सी कर दी है, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं जो प्रोडक्शन करती हैं उनके कॉस्ट के अकाउंट्स, क्योंकि उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कॉस्ट होती है, ठीक, क्योंकि उन्हें चीज़ बनानी है ना अपनी। आप लोगों ने कॉस्ट पढ़ ली हुई है, CMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो उसके अंदर भी आप लोगों ने सारा कुछ पढ़ा है। वो बेसिकली वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं है ना, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है और कॉस्ट अकाउंटिंग है। मतलब है कि जो मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज हैं मोस्टली उन लोगों के लिए वो यूज़ होती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड्स वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट कहीं पे उनसे भी रिक्वायर करता है कि भाई आप भी ऑडिट करवाएं अपना, ठीक है। तो वो किस तरह होगा उसके ऊपर बात है, ठीक है भाई। अब सबसे पहला आ गया कि अपॉइंटमेंट, रिमूवल एंड रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर्स। तो अगर हम इसकी बात करें ऐसे अपॉइंटमेंट के ऊपर हम आ जाएं, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, इसको भाई हम अगर 3 हिस्सों में कर लें डिवाइड, ठीक है। एक हमारे हैं जी फर्स्ट ऑडिटर्स, कौन है भाई? फर्स्ट ऑडिटर्स। सेकंड हमारे हैं सब्सीक्वेंट ऑडिटर्स। सब्सीक्वेंट का मतलब होता है बाद वाले, मतलब पहले से बाद वाला जो भी हो सब्सीक्वेंट है। देन हमारे आ जाते कैजुअल वैकेंसी। क्या होता है भाई? कैजुअल वैकेंसी। फर्स्ट ऑडिटर से मुराद क्या है कि कंपनी के सबसे पहले ऑडिटर जो होंगे वो कब हम अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं ना, वो कब अपॉइंट किए जाएंगे और कौन करेगा उनको। देन सब्सिक्वेंट से मुराद है कि पहले वाले तो चलो हो गए, अब उसके बाद वाले दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब जो भी आगे सारे चल रहे हैं, सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स उनको कौन अपॉइंट करेगा, कब अपॉइंट करेगा, कब तक अपॉइंट रहेंगे, उसके ऊपर बात है। कैजुअल वैकेंसी से मुराद है अगर खुदा न खास्ता कोई ऑडिटर फोत हो जाता है बीच में, या कोई ऑडिटर रिज़ाइन करके चला जाता है, छोड़ के चला जाता है, इसको कहते हैं कैजुअल वैकेंसी। मतलब है कि प्लान तो नहीं थी, ना ही हमें पता था, लेकिन वो बंदा छोड़ के चला, अब क्या किया जाए, ठीक है, तो वो तो करना पड़ेगा। अच्छा, इन सब चीज़ों से पहले ना एक बार समझ लें, क्योंकि ये फिर आगे कॉन्सेप्ट यूज़ होना है।
ऑडिटर जो होता है ये परमानेंट ऑफिस है। परमानेंट ऑफिस से मुराद क्या है कि ऑडिटर 1 महीने का ऑडिटर नहीं होता। ऑडिटर जब तक मौजूद है, जब तक अगला ऑडिटर नहीं आता, वो पूरे साल का या 2 या 3 साल का, जब तक कि अगला ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जाता, वो बंदा पूरे टाइम पीरियड का ऑडिटर है। वो किसी भी टाइम आके कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है। बहुत आ रही है समझ? वैसे क्योंकि हम लोगों का माइंड क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगी तब जाके ऑडिटर साहब आएंगे। नहीं भाई, यहाँ पे बात तो यह है कि पहले तो ऑडिटर को अपॉइंट करना है, तो पहले वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने से पहले ही आ जाता है कि भाईजान मैं देखूँ तो सही आपका अपॉइंट भी होना चाहता हूँ मैं या नहीं। ठीक है, आइजा 210 हम पढ़ेंगे टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट कि आपने किस तरह मिलना है, क्या टर्म्स हैं। रिस्क असेसमेंट हमने पढ़नी है। ठीक है, आइजा 300 सीरीज़ के अंदर मोस्टली रिस्क असेसमेंट की बातें हैं, वो हमने सारी देखनी। भाई वो पहले सारा कुछ होगा ना, उसके बाद ही तो हम आगे जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ऑडिटर साहब जो होते हैं वो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाद ये 1 2 3 महीनों के लिए नहीं आते, वो पूरे टाइम पीरियड के लिए ऑडिटर होते हैं। वो किसी भी टाइम आगे कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, ये आपको बात क्लियर होनी चाहिए। अब आ जाए भाई कि फर्स्ट ऑडिटर, कंपनी के जो सबसे पहले ऑडिटर हैं, क्या सीनरी, वो कब अपॉइंट होंगे? वो आपने करनी है जी विद इन 90 डेज। ठीक है, सॉरी, ये आपका विद इन 90 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कितने दिनों में भाई करने हैं आपने? इनकॉर्पोरेशन का पता है ना, कंपनी का बनना, रजिस्टर होना, जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया जाता है। ठीक है, उसके कितने दिनों के अंदर अंदर भाई आपने अपॉइंट करने हैं? 90 दिन के अंदर अंदर अपॉइंट करना है फर्स्ट ऑडिटर को। करेगा कौन? कौन अपॉइंट करेगा? इसको करेगा जी बाय बोर्ड। बोर्ड से मुराद क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब है कि भाई फर्स्ट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा? डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे। कब करेंगे? कंपनी के बनने के 30 दिन के अंदर अंदर डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे फर्स्ट ऑडिटर को। ठीक है, फर्स्ट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा? कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स जो हैं वो इसको अपॉइंट करेंगे। ठीक है, अब ये ऑडिटर होगा कौन सा शख्स, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन वो हम पढ़ लेंगे। आप यहाँ पे ये ज्यूम कर लेंगे क्वालिफाइड बंदा ही जाहिर है, मतलब कि जिसको कानून कह रहा है वही बनेगा ना ऑडिटर। तो उस बंदे को फर्स्ट वाला, जिंदगी में सबसे पहला जो कंपनी का ऑडिटर बनना, जैसे कंपनी बनी है 30 दिन के अंदर अंदर भाईजान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक बंदा जो है वो 90 दिन के अंदर विद इन 90 डेज। ठीक है, विद इन 90 डेज एक शख्स जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या करना है? अपॉइंट करना है एज फर्स्ट ऑडिटर। अब ये रहेगा कब तक? कब तक ये बंदा ऑडिटर रहेगा? क्या 90 दिन के लिए बस रहेगा? 90 दिन के अंदर तो अपॉइंट करना है, तो रहेगा भाई कब तक? ये रहेगा टिल एंड ऑफ फर्स्ट एजीएम। टिल एंड ऑफ फर्स्ट एजीएम। आप लोगों को पता है एजीएम क्या होती है? एनुअल जनरल मीटिंग। हर कंपनी ने साल में एक बार लाजमी मिलना होता है, हर सूरत मिलना होता है। उसको कहते हैं शेयर होल्डर्स ने, शेयर होल्डर्स की मीटिंग को बोला जाता है जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग से मुराद है साल में एक बार। लेकिन क्या शेयर होल्डर साल में एक बार के अलावा कभी नहीं मिलते? मिल सकते हैं भाई, जब दिल करे मिल सकते हैं, किसी मामले में मिल सकते हैं। उसको लेकिन बोला जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी, सिचुएशन पे मिलना पड़ गया। अदरवाइज एक बार तो लाजमी मिलना है हर साल। और यहाँ पर अगर आप लोगों को याद नहीं है तो वो लिख लें कि जो पहली एजीएम होती है वो होनी होती है विद इन 16 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के 16 महीनों के अंदर अंदर आपकी फर्स्ट एजीएम होती है। याद होगा आप लोगों को, नहीं भी याद तो लिख लें। ठीक है, मतलब जो लोग कैफ 7 अभी पढ़ रहे हैं साथ साथ उनको भी नहीं आइडिया होगा। फर्स्ट एजीएम कब होती है? विद इन 16 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो अब आप इसको इस तरह मतलब कंपनीज एक्ट को और ये वाली रिक्वायरमेंट को साथ मिलाकर पढ़ें ज़रा। वो ये कह रहा है कि भाई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, उसके 90 दिन के अंदर अंदर, चाहे तो दूसरे दिन, चाहे तीसरे दिन, चाहे 50वें दिन, चाहे 70वें दिन, चाहे 90वें दिन। ठीक है, 90 दिन के अंदर अंदर डायरेक्टर्स किसी बंदे को या किसी ऑडिट फर्म को ऑडिटर अपॉइंट करेंगे अपनी कंपनी का। और वो ऑडिटर साहब कब तक ऑडिटर रहेंगे? टिल द एंड ऑफ फर्स्ट एजीएम। एंड से मुराद क्या है? मीटिंग स्टार्ट हुई है, जब तक मीटिंग खत्म नहीं होती, ताले लग के बाहर नहीं जाते सारे, तब तक वो बंदा क्या है? वहाँ का ऑडिटर है।
ठीक है, वो किसी भी मौके पे कभी भी वो बात कर सकता है। और फर्स्ट एजीएम कब होती है? विद इन 16 मंथ्स, 16 महीनों के अंदर अंदर। जरूरी नहीं कि 16वें महीने जा करनी है, पहले भी कर सकते हो, लेकिन पाकिस्तानी अवाम का आपको पता है कि वो एंड टाइम पे हमने करना होता है काम, ठीक है। तो 16 महीनों के अंदर अंदर, किसके 16 महीने? इन कॉरपोरेशन के। ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की बात नहीं है, क्योंकि एजीएम एक अलग चीज़ है, वो तो उसके अंदर कौन सी सिर्फ ऑडिटर साहब ही आने हैं, उसके अंदर और बहुत सी चीज़ें हैं, उनके अपने बिजनेस की बातें भी होनी है। ऑडिटर तो सिर्फ एक नुक्ता है जिसके ऊपर बात होनी है, ठीक है जी। तो टिल द एंड ऑफ फर्स्ट एजीएम को क्या होगा? ये बंदा ऑडिटर अपॉइंट रहेगा। ओके, पढ़ लें जरा। द फर्स्ट ऑडिटर और ऑडिटर्स ऑफ कंपनी। अच्छा, ऑडिटर और ऑडिटर्स वर्ड इसलिए यूज़ किया है, दो रीजंस हैं। ऑडिटर्स वर्ड मतलब ज़्यादा ऑडिटर क्यों यूज़ किया है? कई बार जो स्टैंडर्ड्स है ना वो ऑडिटर्स वर्ड यूज़ करते हैं। आइजाज जो है ना वो ऑडिटर वर्ड नहीं कहते, ऑडिटर्स बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि उसके पीछे लॉजिक ये है, वो कहते हैं कि मोस्टली क्या होता है कि ऑडिट फर्म भी करते हैं ऑडिट। अब फर्म के अंदर ज़्यादा लोग होते हैं ना, फर्म ओवरऑल सबको ही रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है, तो इसलिए भी है। बाकी एक और रीज़न भी ये हो सकती है कि कुछ बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं जिनके ऑडिट दो दो फर्में भी करती हैं, तो वहाँ पर तो वैसे ऑडिटर्स आते हैं ना, मतलब इतने बड़े क्लाइंट्स होते हैं कि दो फर्म्स मिलकर या तीन फर्म्स मिलकर, उसको जॉइंट ऑडिट भी बोला जाता है, ठीक है, मिलकर काम करती हैं। मतलब एक फलां फर्म है, तीन चार फर्म मिलकर एक ऑडिट कर रही हैं, ठीक है, तो वो ऑडिटर्स उसके लिए भी, इसलिए उन्होंने कहा फर्स्ट ऑडिटर और ऑडिटर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड विद इन 90 डेज ऑफ द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी एंड द ऑडिटर और ऑडिटर्स सो अपॉइंटेड, और जिनको अपॉइंट किया गया है शैल होल्ड ऑफिस में रहेंगे अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम, पहली मीटिंग पहली एजीएम के एंड होने तक ये रहेंगे, ठीक है। अब बात आ गई पहली मीटिंग की। अब मीटिंग आ गई ना, 16 महीने के अंदर अंदर आपने करनी है, पहली एजीएम आ गई है। अब क्या होगा? पहले वाले ऑडिटर तो हो गए थे अपॉइंट, अब इसके बाद जो भी अपॉइंट होंगे उनको क्या बोला जाता है? सब्सिक्वेंट ऑडिटर। क्या बोला जाएगा भाई? सब्सिक्वेंट होंगे, क्योंकि पहले वाले तो खत्म होगी बात। अच्छा, अब सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स आ गया, ये दोबारा भी अपॉइंट हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन तरीकाकार हम पढ़ रहे हैं। सब्सिक्वेंट जो ऑडिटर्स हैं भाई, ये आपके कब होंगे? ये आपके होंगे जी एट एजीएम। हर जनरल मीटिंग पे, चाहे आपने पुराने वालों को दोबारा करना हो, उसमें वैसे लिमिट है कितनी बार कर सकते हैं, लिस्टेड कंपनी के लिए 5 बार इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आप उसे छोड़ें उस बात को। आप ये समझ लें कि भाई पहली जो एजीएम आपकी हो गई है, ठीक है, अब उस एजीएम पे फर्स्ट ऑडिटर नहीं अपॉइंट होगा, फर्स्ट तो आपने 90 दिन के अंदर किया था, अब ये सब्सिक्वेंट होंगे, इस पे भी, अगली पे भी, अगली भी, हर एजीएम पे अब ऑडिटर अपॉइंट होगा, ठीक है। अनलेस ऑडिटर छोड़ के चला जाए, वो तो बीच में छोड़ गया तो फिर अलग बात है ना, फोत हो गया है कुछ इस तरह का हो गया उसका, वो तो एक अलग बात है। फिर यहाँ पे हम एक जनरल चीज़ पढ़ रहे हैं कि भाई सब कुछ मुनासिब चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। एजीएम आ गई है, एजीएम के ऊपर ऑडिटर अपॉइंट होगा, कौन करेगा अब यहाँ पर? बाय शेयर होल्डर्स, बाय शेयर होल्डर्स और मेंबर्स। जिन लोगों ने कैफ 7 पढ़ा हुआ है उनको पता होगा मेंबर्स और शेयर होल्डर्स में थोड़ा फ़र्क है। मेंबर्स एक ब्रॉडर टर्म है, मेंबर्स के अंदर शेयर होल्डर भी आ जाते हैं जो कंपनी के मालिक बने हैं शेयर्स खरीद कर, और गारंटी होल्डर भी आ जाते हैं जिन्होंने गारंटी दी हुई है कि भाई अगर कंपनी को पैसों की ज़रूरत हुई डिफ़ॉल्ट के केस में तो हम इतने पैसे पे करेंगे, वो भी ओनर ही हैं। मेंबर्स के अंदर 2 आ जाते हैं, ठीक है, जबकि शेयर होल्डर्स के अंदर सिर्फ शेयर होल्डर्स आते हैं। तो अब इन्होंने, अच्छा कौन भाई अपॉइंट करेगा? शेयर होल्डर्स करेंगे। इन्होंने वहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है बाय कंपनी, कंपनी से मुराद आप ऊपर लिख लें मेंबर्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? बाय कंपनी से मुराद कौन है? मेंबर्स। बाय कंपनी से मुराद कौन है? मेंबर्स। पीछे उन्होंने क्लियर लिखा हुआ है डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट करने थे, ये डायरेक्टर्स ने अपॉइंट नहीं करने, ये किसने करने हैं? मेंबर्स ने करने हैं भाई। इधर डायरेक्टर्स ने इसलिए अपॉइंट करने थे, इमरजेंसी सिचुएशन थी, पता नहीं एजीएम कब होनी, 16 महीनों के अंदर होनी थी। शेयर होल्डर्स कहेंगे यार 16 महीने बाद ही मिलेंगे, अब क्या तब तक बैठे रहें, ऑडिटर ना अपॉइंट करें, इसलिए कानून ने कहा कि भाईजान फ़ौरन करें, डायरेक्टर्स ही कर दें। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि भाई अब तो मिलना है आपने साल में एक बार, तो फिर वहाँ पर मेंबर ही करें ना, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टर्स कर रहे हैं, डायरेक्टर का ही ऑडिट होना है, तो फिर इंडिपेंडेंस कहाँ पे चलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप समझ लें कि वो जो हम इंडिपेंडेंस वाली बात करते होते हैं ना कि ऑडिटर मस्ट बी इंडिपेंडेंट, वो यहाँ पर थोड़े से फर्स्ट ऑडिटर के केस में वो थोड़ा उस चीज़ की वायलेशन हो जाती है, ठीक है, कंप्रोमाइज़ हो जाता है इंडिपेंडेंस के ऊपर। लेकिन इधर आके फिर वो जो मामला सही होता है, क्योंकि ये तो एक बार होना है ज़िंदगी में, ये बार में सब्सिक्वेंट ही चलने हैं। तो हमेशा कौन करेंगे? मेंबर्स करेंगे। मेंबर्स करते हैं किसका ऑडिट करवाने के लिए? कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी वो सही बनी भी है कि नहीं बनी, ठीक है, ट्रू एंड फेयर है या नहीं, तो भाई ये करेंगे। एजीएम के ऊपर होगा, ये लोग करेंगे। अब ये भी कौन कब तक रहेगा? टिल एंड ऑफ
नेक्स्ट एजीएम, अगली जो भी एजीएम, यहाँ पे हमने फर्स्ट इसलिए लिखा था क्योंकि अभी पहली बार एजीएम होनी थी ना, वो 16 महीनों के अंदर। अब उसके बाद जो एजीएम्स होती हैं वो भी जिन लोगों ने कैफ 7 पढ़ लिया हुआ है उनको पता होगा कि आपकी सब्सिक्वेंट तमाम एजीएम्स क्या होती हैं, आपकी फाइनेंशियल ईयर जब भी एंड होगा आपका उसके 120 दिन के अंदर अंदर। एक वो कैलेंडर ईयर वाली बात भी है, उसको इग्नोर करें, वो मतलब कि इधर नहीं इतने डिटेल में पूछेगा, वो उधर ही पूछेगा चीज़ें। यहाँ पे आपने बात क्या याद रखनी है कि नेक्स्ट सब्सिक्वेंट एजीएम्स कब होती हैं, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 120 दिन के अंदर अंदर। पहली एजीएम कब होती है, इनकॉर्पोरेशन के 16 महीनों के अंदर अंदर। जब भी इनकॉर्पोरेशन हुई है उसके 16 महीने काउंट कर लें आप, डेज की बात नहीं है, पूरे पूरे महीने हैं, सही है। 16 महीने आपने काउंट किए, 16 मंथ्स, उनके अंदर आप कभी भी फर्स्ट एजीएम करवा सकते हो। जबकि जो सब्सिक्वेंट एजीएम्स होती हैं एज पर कंपनीज एक्ट, ये कब होती है, फाइनेंशियल ईयर आपका जब भी एंड होता है, किसी का 30 जून को, मोस्टली लोगों का 30 जून को होता है कंपनीज का, किसी का 31 दिसंबर को, वट एवर द केसेस, जब भी आपका एंड होगा फाइनेंशियल ईयर, आपने उसके 120 दिन के अंदर अंदर, 120 दिन के अंदर अंदर, अगर 30 जून वालों की बात करें तो उनके 120 दिन बनते हैं 28 अक्टूबर को, ठीक है। ये क्योंकि हम प्रैक्टिकली करते हैं, एजीएम्स फाइल करते हैं फर्म के अंदर, तो हमें पता है कि उनका 28 अक्टूबर को जाके जो है 120 दिन हो रहे होते हैं। तो मोस्टली कंपनीज फिर 28 अक्टूबर को कर रही होती है। अब ये बुक्स में ही है कि आपने मिलना मिलाना है। बड़ी कंपनीज तो जो है लिस्टेड वगैरह वो तो मिलती हैं, जो प्राइवेट लिमिटेड 2 4 5 बंदे हैं वो फिर डॉक्यूमेंटेशन अपनी सारी फाइल कर देते हैं एससीसीपी को, ठीक है। एनुअल रिटर्न आपको पता है फाइल करनी होती है एससीसीपी को, तो उसके अंदर बता रहे थे कि हम मिले थे, हमने ये फैसले किए, ये ऑडिटर हमने अपॉइंट किया, ठीक है जी। तो 28 अक्टूबर प्रैक्टिकली स्पीकिंग 120 दिन, अगर 30 जून वाला फाइनेंशियल ईयर एंड है तो ठीक है, अगर दूसरा है तो अपने हिसाब से डेज आप बना लें, ठीक है जी। तो तब तक ये बंदा क्या रहेगा, ऑडिटर रहेगा, ठीक है। अच्छा जी, ये बात होगी। अब तीसरा केस क्या है, एक और केस ये है कि सब्सिक्वेंट वालों को कौन करता है, मेंबर्स वगैरह करते हैं, मतलब कंपनी करती है, कंपनी के ऊपर आप मेंबर्स लिख लें, लेकिन कई बार कमीशन भी करता है, ठीक है। आप इसको इस तरह बना लें कि भाई ये सब्सिक्वेंट हो गया। अब एक चौथा केस आपको क्या आता है, कमीशन। कमीशन से मुराद क्या है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एससीसीपी की बात हो रही है। एससीसीपी के पास भी इख्तियार है, क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि भाई किस किस के पास इख्तियार है किसी को अपॉइंट करने का। तो भाई मेंबर्स के पास इख्तियार है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स को हमेशा मेंबर्स करेंगे, फर्स्ट वालों को हमेशा बोर्ड करेगा। लेकिन अगर ये दोनों फेल हो जाएं, लॉजिकल सी बात है ना, कि वो भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सके, ये भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सके, तो भाई फिर कौन आता है, भाई आता है कमीशन, ठीक है। कमीशन भाई साहब आ जाते हैं। कमीशन कब आएगा जी बीच में, कमीशन में अपॉइंट, में का मतलब है कि शेल नहीं है, में है। कमीशन को अगर लगता है तो वो खुद अपॉइंट कर दे, अदरवाइज वो इन्हीं को कह सकता है कि यार आप लोग ही करो भाई, ठीक है। कमीशन में अपॉइंट अ पर्सन टू फिल द वैकेंसी इन केसेस इफ द कंपनी फेल्स टू अपॉइंट, अगर कंपनी या बोर्ड, सही है, वो फेल हो जाता है अपॉइंट करने में, इधर कंपनी और बोर्ड भी लिख लें क्योंकि नीचे बोर्ड वाली बात भी है। कब आएगा जी, अगर जी बोर्ड ने पहले 90 दिन के अंदर अंदर फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट नहीं किए, अब कौन करेगा, कमीशन कर सकता है, ठीक है। या आप इधर पॉइंट्स लिख लें, वो लिखे हुए हैं वैसे। अगर बोर्ड पहले 90 दिन के अंदर अंदर इनकॉर्पोरेशन के ऑडिटर्स को अपॉइंट नहीं करता, उनकी जिम्मेदारी थी, अब कौन कर सकता है, कर सकता है, करेगा नहीं, कर सकता है कौन, कमीशन आपका कर सकता है। देन दूसरे नंबर पे क्या है, कंपनी फेल्स टू अपॉइंट द ऑडिटर्स एट एन एनुअल जनरल मीटिंग, सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स थे वो मेंबर्स ने अपॉइंट करने थे, मेंबर्स नहीं कर पाए अपॉइंट, ठीक है, कौन करेगा, कौन कर सकता है, कमीशन कर सकता है। तीसरे नंबर पे ऑडिटर जो था, an auditor in the office to fill up a casual vacancy within 30 days after the occurrence of the vacancy, ठीक है। कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई है, किसी ने रिजाइन कर दिया, कोई फोत हो गया, तो यहां पर क्या होता है कि आपने विद इन 30 डेज उसको अपॉइंट करना है। जब भी कैजुअल वैकेंसी होगी उसके 30 दिन के अंदर अंदर कौन करता है, बोर्ड करता है। जब भी इमरजेंसी वाला मामला होता है ना तो बोर्ड की तरफ भेज दिया जाता है, क्योंकि इनको बुलाना पड़ता है जनरल मीटिंग पे, वो टाइम लग जाता है। वो फिर कंपनीज एक्ट ने कहा हुआ है कि जब भी इमरजेंसी हो, जैसे इधर 90 दिन के अंदर अंदर करना था, बोर्ड से करवा लो, इधर 30 दिन के अंदर अंदर करना है कैजुअल वैकेंसी के, बोर्ड से करवा लो। ये भी कब तक रहेंगे, टिल एंड ऑफ नेक्स्ट एजीएम, ठीक है।
नेक्स्ट एजीएम के एंड तक यही रहेंगे ऑडिटर। अच्छा, अब बात यहाँ पे यह है कि अगर कैजुअल वैकेंसी भी फिल नहीं की गई 30 दिन के अंदर अंदर, यहाँ पर भी फेलियर आ गया बोर्ड का, कौन आ जाएगा बीच में? कमीशन कूद पड़ेगा। लास्ट क्या है? अपॉइंटेड ऑडिटर्स आर अनविलिंग टू एक्ट। मतलब है कि भाई पहले तो 3 सिचुएशंस ये सीधी सीधी याद कर लेनी है आपने, सिंपल सी बात है। फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सके बोर्ड से, कमीशन कहेगा भाई मैं कर सकता हूँ अब, ठीक है। सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स मेंबर से अपॉइंट नहीं किए गए, कमीशन कहेगा मैं कर सकता हूँ अब। कैजुअल वैकेंसी राइज हुई है, ठीक है, ऑडिटर मर गया, ऑडिटर रिजाइन कर गया, अचानक ही चला गया छोड़ के, 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड ने फिल करनी थी कैजुअल वैकेंसी, नहीं कर सका बोर्ड। अब कौन कहेगा? कमीशन कहेगा भाई मैं कर सकता हूँ ना, मुझे करने दो, मुझे सब पता है। 3 केसेस ये हो गए। चौथे नंबर पे क्या है कि अपॉइंट तो किया लेकिन उनका दिल ही नहीं कर रहा काम करने का, ठीक है, अनविलिंग टू एक्ट है, वो नहीं करना चाहते काम। तो अब ये चौथी सिचुएशन भी आ गई। इसके केस में भी कौन होगा? कमीशन फिर अपनी मर्जी का कोई ऑडिटर अपॉइंट कर लेगा, ठीक है। कैजुअल वैकेंसी को नीचे पढ़ लें। द बोर्ड विल फिल एनी कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ एन ऑडिटर विद इन 30 डेज, बट, ठीक है, 30 दिन के अंदर अंदर करना है, लेकिन जब तक अगला बंदा नहीं आता, सच वैकेंसी कंटिन्यूज, तो भाई पुराने वाला जो ऑडिटर है वो काम कर सकता है, ठीक है। कई बार ऐसे भी होता है कि आपने ऑडिटर अपॉइंट किया, उस वक्त वो क्वालिफाइड एलिजिबल था ऑडिटर होने के लिए, हम आगे जाके पढ़ेंगे क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं क्या इन एलिजिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। उस वक्त वो एलिजिबल था, बाद में वो इन एलिजिबल हो गया, जिसकी वजह से उसको फारिग करना पड़ गया है, वो ऑटोमेटिकली फारिग हो गया, ठीक है। तो अब ये कैजुअल वैकेंसी आ गई ना, किसी ने नहीं सोचा रहा कि होगा, ठीक है। अब 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड ने एक नया ऑडिटर लेकर आना है, लेकिन जब तक नया ऑडिटर नहीं आता, पिछला ऑडिटर जो है काम कर सकता है। मतलब हो सकता है ना कि 30 दिन के अंदर आपने बंदा लेकर आना है और आप बंदा ढूंढते हैं 28वें दिन, तो 28 दिन तक पिछला ऑडिटर अगर चाहे तो काम कर सकता है, अगर कंपनी उससे चाहे करवाना तो, ठीक है। काम क्या करना होता है? बस ऑफिस में, मतलब उनके साथ लिंक्ड ही रहना है। ऑफिस यहाँ पे लिखा हो ना, होल्ड ऑफिस, इसका मतलब ये नहीं होता कि वहाँ पे कोई ऑफिस उसको बना के दे दिया जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि उसके बाद डेजिग्नेशन होगी ऑडिटर की, ठीक है जी। अच्छा जी, नीचे उसने लिख दिया जी, एनी ऑडिटर अपॉइंटेड टू फिल इन कैजुअल वैकेंसी शैल होल्ड ऑफिस अंटिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट जनरल मीटिंग। अगली मीटिंग के एंड तक वो बंदा वहाँ पर रहेगा। हाउ एवर वेयर द ऑडिटर्स आर रिमूव्ड ड्यूरिंग देयर टेन्योर, लेकिन जब उनको रिमूव किया जाए प्रॉपर, सही है, उनको निकाला जाए, फिर द बोर्ड शैल अपॉइंट द ऑडिटर्स विद प्रायर अप्रूवल ऑफ द कमीशन। तो ये भी एक आप उसके ऊपर लिख लें, 5वां, ये जो हमने कमीशन वाले लिखे हैं ना। अच्छा, वहाँ पर इसलिए इन्होंने नहीं लिखा क्योंकि वहाँ पर बात हो रही है कि कमीशन डायरेक्टली अपॉइंट करता है 4 केसेस में, वो ना कर सके, ये ना कर सके, ये ना कर सके, या आपका अनविलिंग है कि काम करने के लिए ऑडिटर, फिर वो डायरेक्ट कर सकता है खुद ही। यहाँ पर बात हो रही है नीचे कि भाई अगर ऑडिटर को रिमूव किया जाए, खुद रिमूव किया जाए किसी वजह से, कोई हैंकी पैंकी कर दी ऑडिटर ने, या कोई पता लगा रही वो तो खुद ही मिला हुआ है उनके साथ, ठीक है, फ्रॉड कर रहा है, अब उसको रिमूव किया गया, निकाला गया है। अब इस केस में जो नए वाला ऑडिटर आएगा, ये भी कैजुअल वैकेंसी होगी ना, किसने सोचा रहा कि बंदा ये हरकतें करेगा, उसको निकाला गया है, कैजुअल वैकेंसी अराइज हो गई है। अब क्या किया जाएगा? अब जो नया ऑडिटर होगा वो कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड करेगा, क्योंकि कैजुअल वैकेंसी है, लेकिन 30 दिन के अंदर अंदर ही करना है। लेकिन अब उसके लिए पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा कमीशन का कि भाई जान हमने उसको निकाला था, ये नए वाला बंदा हम लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी थी 30 दिन के अंदर लाने की, लेकिन प्लीज़ आप पहले अप्रूवल देंगे कि हम इस बंदे को रख लें या ना रखें। आगे ये बात समझ। तो कैजुअल वैकेंसी के साथ ना आप सिचुएशंस लिख लें। कैजुअल वैकेंसी हो सकती है रेजिग्नेशन के केस में, रिमूवल के केस में, इन एलिजिबिलिटी या डिस्क्वालिफिकेशन के केस में, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन है। अब नीचे अगली बार रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर्स। रेम्यूनरेशन से मुराद क्या है कि उनका मुआवजा कौन तय, भाई जो रखेगा उनको वही मुआवजा तय करेगा, सिंपल सी बात है। बोर्ड ने यहाँ पे अपॉइंट किया तो बोर्ड साहब कर देंगे, उनका फीस डिसाइड करेंगे। इधर मेंबर्स ने किया, मेंबर कर लेंगे। कैजुअल वैकेंसी के केस में भी बोर्ड ने ही करना है उसको अपॉइंट, तो बोर्ड करेगा। अगर एससीसीपी बीच में आया था, कमीशन आया तो कमीशन अपने हिसाब से कर देगा उसका मुआवजा सेट, ठीक है जी, ओके है। चलें जी, आज के लिए इतना ही है, फिर कल इंशाल्लाह इससे आगे बढ़ते हैं। इन चीज़ों का अच्छे से आपने अंडरस्टैंडिंग ले लेनी है, क्योंकि इसमें ना केस स्टडीज़ वो घुमाता है थोड़ी सी, डेज़ वगैरह के हवाले से भी, ठीक है। तो जो जो मैंने आपको डेज़ इधर भी बताए हैं ये भी आपने लिख लेने हैं। फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।